begin with today's topic. And first of all, I would like to remind you all that in the last class we were studying about care of the patient with fracture. Means how a nurse is going to take care of a person who is having some sort of fracture. Okay. So regarding this topic, I already taught you yesterday about the definition. Then I taught you the causes of fracture. Then I also did tell you about the types of fracture. Then the classification of fracture depending upon the anatomical placement. Okay. So this much I taught you in which the anatomical placement classification. I did tell you about the green stick fracture, then spiral fracture, comminuted fracture, transverse fracture, compound fracture, compression fracture. Then there were some other sort of fractures in which there was eversion, there was depressed, then there was epiphyseal, then stress was there, pathological was there. Okay, so all these sort of fractures were there depending upon their anatomical placement. After that, we were studying about the clinical manifestations. Means what are the signs and symptoms of the fracture. That thing we studied. Okay, so and then I stopped the class because I wanted you people to study that much about it, and then the further I will be taking today. Okay, so today we will be studying about the management and first aid of the fracture. What should be the management, or what is the first aid which should be given to a person who is having any sort of fracture? So we will be dealing here with the medical and surgical management of the fracture, in which the very first is the reduction. The very first thing which is given or how to manage a fracture is by doing reduction. रिडक्शन मेथड को यूज करके फ्रैक्चर को मैनेज किया जा सकता है, या फ्रैक्चर को यू कैन से एक ट्रीटमेंट है रिडक्शन फ्रैक्चर के लिए. रिडक्शन होता क्या है अभी? सी, रिडक्शन ऑफ अ फ्रैक्चर मीन्स सेटलिंग अप द बोन्स और सेटिंग अप अ बोन. जब बोन को हम सेट करते हैं, जब बोन की सेटिंग सही से करते हैं, अ बोन गॉट फ्रैक्चर, देन व्हेन वी सेट दीज बोन्स इन अ प्रॉपर अलाइनमेंट, जब जो फ्रैक्चर्ड बोन्स हैं उनको जब हम एक प्रॉपर अलाइनमेंट में सेट करते हैं, सो उस सेटिंग ऑफ अ बोन ऑफ द फ्रैक्चर्ड बोन इन अ प्रॉपर एनाटॉमिकल अलाइनमेंट इज नोन एज द रिडक्शन. रोटेशन के हिसाब से, अलाइनमेंट के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से, जब और यू कैन से प्लेसमेंट, एनाटॉमिकल प्लेसमेंट के हिसाब से जब बोन को हम सेट करते हैं, सो दैट इज नोन एज द रिडक्शन प्रोसेस. ठीक है. रिडक्शन हमारा जो है, इसमें हमारे दो तरीके का रिडक्शन होता है, दैट इज ओपन रिडक्शन एंड क्लोज्ड रिडक्शन. ओपन रिडक्शन एंड क्लोज्ड रिडक्शन. ओपन रिडक्शन हमारा क्या होता है? ओपन रिडक्शन हमारा एक सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल रिडक्शन मेथड है, जिसमें कि बोन के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस किया जाता है. रिड्यूस किया जाता है मतलब अलाइन किया जाता है. रिडक्शन का मतलब कम करना नहीं हो गया, रिड्यूस मतलब उसको अलाइनमेंट में लगाना. रिडक्शन बताया ना मैंने ऊपर, अभी क्या होता है वही सेम चीज़ है. रिड्यूस वर्ड उसी रिडक्शन से बना हुआ है. सो जब हम सर्जिकल मेथड को यूज़ करके बोन के फ्रैगमेंट्स को, यानी कि बोन के टुकड़ों को जब रिड्यूस करते हैं, अलाइन करते हैं सर्जिकल मेथड को यूज़ करके, दैट इज ओपन रिडक्शन. ओके. ओपन रिडक्शन के अंदर हमारे दो तरीके आ जाते हैं, दैट इज द किस तरीके से हम ओपन रिडक्शन कर सकते हैं. ओपन रिडक्शन सर्जिकल मेथड है, राइट. तो ओपन रिडक्शन करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट इज द इंटरनल फिक्सेशन, सेकेंड इज द एक्सटर्नल फिक्सेशन. इंटरनल फिक्सेशन करते हैं इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस को यूज करके. एक्सटर्नल फिक्सेशन करते हैं एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस को यूज करके. ठीक है. तो ये दो तरीके के डिवाइसेस आ जाते हैं हमारे ओपन रिडक्शन के अंदर, दैट इज द एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस एंड द इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस. ओके. इसमें हमारे आ जाते हैं जैसे कि मेटालिक पिन्स को यूज़ किया जाता है, वायर्स को यूज़ करते हैं, स्क्रू को यूज़ करते हैं, प्लेट को यूज़ करते हैं, रॉड्स को यूज़ करते हैं. आपने सुना होगा जैसे तो कई बार लोग बोलते हैं मेरे पैर में रॉड पड़ी हुई है, मेरे हाथ में प्लेट पड़ी हुई है. क्या मतलब है उस बात का? कि वहाँ पे फिक्सेशन डिवाइस लगा हुआ है. ठीक है. सो दीज आर द मेथड्स. ये जो एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस या इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस है, इनका मेनली काम क्या है? दीज आर यूज्ड टू होल्ड द बोन इन देयर प्रॉपर प्लेस. जो बोन के जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो बोन के जो टुकड़े टूट गए हैं, वो
टुकड़े या फिर वो फ्रेगमेंट्स प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर अलाइनमेंट में रहें तब तक, जब तक वो खुद से हील नहीं हो जाते। ये इनका काम होता है, ठीक है। जब तक बोन को हील होने में टाइम लगता है ना, हमें कहीं चोट लग जाती है तो क्या होता है, चोट में हम ड्रेसिंग कर देते हैं और उसको अपने आप हील होने देते हैं। जब तक वो प्रॉपर हील ना हो जाए उसमें हम ड्रेसिंग करते रहते हैं। अब बोन तो हमारी अंदर है ना हाथ के लेके, तो बोन को हम क्या करते हैं, बोन को आप कह सकते हो एक तरीके से हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किस तरीके से, इंटरनल फिक्सेशन या एक्सटर्नल फिक्सेशन के थ्रू बोन को हम एक सपोर्टिंग डिवाइस देते हैं, सपोर्ट देते हैं तब तक के लिए जब तक बोन प्रॉपरली खुद से हील ना हो जाए, ठीक है। कई बार ये रॉड काफ़ी टाइम तक पड़े रहती है, जो बोन्स हमारी हील हो नहीं सकती हैं उनके लिए बहुत टाइम तक भी ये छोड़ दी जाती हैं, फिर नहीं निकाली जाती हैं। तो बट इसको टेम्परेरीली भी देते हैं, टेम्परेरीली मेनली टेम्परेरीली देते हैं तब तक के लिए जब तक के लिए बोन सही से हील ना हो जाए। ओके, सो इंटरनल फिक्सेशन हमारा जो है, आपको मैंने अभी नोट शेयर किए हैं, उसमें आप देख सकते हो कि इसमें ये लोग इसमें हाउ कैन वी डू इट, सम नेल कैन बी हैमर्ड और सम नेल कैन बी पुट, एक कोई लंबी सी कील या फिर लंबा सा रॉड या फिर लंबा सा प्लेट हमारा जो है वो बोन के एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक हम डाल देते हैं, ताकि जो उसके बीच के फ्रेगमेंट्स है, अगर बोन जो है वो टूट गई है, अगर उसके बीच में हमने, अगर बोन मान लो ये बोन थी, दिस इज द बोन, ठीक है, मान लो ये एक बोन थी, यू कंसिडर इट लाइक अ बोन, ठीक है, दिस वॉज द बोन, ये पूरी नॉर्मल बोन थी, ये टूट गई। इसके टूटने के बाद क्या हुआ, बोन के हमारे दो हिस्से हो गए, एक ये। अगर अभी मैं इसके बीच में से एक कील डालूंगी, उसको इसके बीच में से लेकर के इसके बीच में होते हुए लेकर के आऊंगी, तो क्या होगा, अभी ये ऐसा हो गया था ना फ्रैक्चर के बाद, फिर क्या होगा, क्योंकि इसके बीच से कील डाल दिया हमने या फिर इसके बीच से रॉड डाल दिया, सो इट विल बी गेटिंग अलाइंड, अलग अलग नहीं होगा, वरना क्या होगी, बोन की जो हीलिंग है वो भी गलत तरीके से हो जाएगी, बोन जो है वो हमेशा के लिए टिकड़ी जुड़ जाएगी, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कोई रॉड को यूज़ करके या फिर एक नेल को यूज़ करके, ठीक है, उसको हम इंसर्ट कर देते हैं, ताकि जो टूटा हुआ पार्ट है वो भी उसमें हम कवर कर लें, ताकि जब बोन जुड़े तो बोन सही तरीके से जुड़ सके। बोन के जुड़ने के बाद इफ़ रिक्वायर्ड वी कैन टेक इट बैक अगेन, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द इंटरनल फिक्सेशन, इंटरनल फिक्सेशन हम इसमें करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फिक्सेशन में हम क्या करते हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि बोन के अंदर से होते हुए अगर हमने कोई चीज़ इंसर्ट करी है तो उसको बोलते हैं इंटरनल फिक्सेशन। अगर अंदर से हमने कोई चीज़ इन्वेजिव यूज़ करी है अंदर इंसर्ट करके, तो वो हमारा आ जाता है इंटरनल फिक्सेशन के अंदर। लेकिन आपने कई बार देखा होगा लोगों को फ्रैक्चर हो गया किसी जगह पे, बाहर से उनको आप देख सकते हो, बाहर से बहुत सारे स्क्रू लगे हुए रहते हैं। बाहर से जो स्क्रू लगे हुए रहते हैं, या बाहर से मान लो यहाँ पे एक आपने देखा ये पूरे में पट्टी बनी हुई है, बाहर यहाँ पे एक प्लेट लगी है, प्लेट में बहुत सारे स्क्रू लगे हुए हैं। सो दैट हैपन्स बिकॉज इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली सपोर्ट दे रहे हैं बोन को। जो बोन टूट गई है उसको हम स्किन के ऊपर से, लाइक इफ दिस बोन, इफ माई दिस थिंग माई एनी रेडियस और अल्ना, वैसे तो मेनली ये रेडियस और अल्ना के लिए नहीं है, मेनली ये आपके पैर के लिए है। जो फिक्सेशंस होते हैं दैट मेनली, क्योंकि हाथ वाले जो होते हैं फ्रैक्चर से दोज कैन बी गेटिंग रिकवर्ड, नहीं होगा तो हाथ में भी इट कैन बी यूज्ड, बट मेनली दीज आर देयर फॉर द लेग, क्योंकि लेग के हमारे जो बोन्स होते हैं वो मोटे हार्ड बोन्स होते हैं, ठीक है। So if the tibia or if any of the bone, if the tibia gets, like example taking, if the tibia gets fractured or if the fibula gets fractured, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मान लो ये यहाँ पे मेरा टिबिया फिब्यूला है, यू कंसिडर इट लाइक दैट, आई कैन शो यू माई आर्म, राइट। सो मान लो ये मेरा एक बोन था टिबिया, ये टूट गया, तो क्या हुआ, अब इसको हमने बाहर से एक सपोर्ट दिया। बाहर से सपोर्ट किस तरीके से दिया, मान लो मेरे टिबिया में यहाँ पे फ्रैक्चर आया है, इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ पे बोन जो है वो टूटी नहीं है, बीच से यहाँ से टूट गई है और यहाँ की बोन भी सही है, पूरे चकनाचूर नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, जो बीच की जगह जहाँ पे टूटी है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, यहाँ से जो जगह सही है बोन की और यहाँ से जो जगह सही है बोन की, वहाँ पे हम उन दोनों को मिला करके स्क्रू से टाइट कर देंगे, सिंगल प्लेट में स्क्रू से टाइट कर देंगे। क्यों, ताकि जो बीच की बोन जो चूर चूर हो गई है वो जगह पे रहे, वो वहाँ से निकले ना और वहीं पे हीलिंग हो सके। ओके, नाउ आफ्टर टेलिंग दिस मच आई कैन ऑल्सो शो यू अ डायग्राम। द डायग्राम ऑलरेडी इज गिवन बाय द वे इन द नोट्स विच आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल।
I can show you once again here. See, here you can see this support externally, ये आपका टिबिया, ये आपका फिबुला है. अगर यहाँ पे हमारा फ्रैक्चर आया है, यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हो गया है, तो इस फ्रैक्चर्ड एरिया को उन्होंने कुछ नहीं किया सपोर्ट देने के लिए. ये जो सही जगह थी बोन की और ये जो सही जगह थी बोन की, यानी बोन के दो एंड्स जो बिल्कुल ठीक है, बीच वाली जगह को कुछ नहीं करेंगे, फ्रैक्चर एरिया को छोड़ देंगे. दोनों अलग अलग साइड्स पे यहाँ से स्क्रू लगा करके सपोर्ट देंगे सिंगल प्लेट से, सो दैट दिस विल अदरवाइज इफ यू विल नॉट गिव एनी सपोर्ट, दिस विल बी रनिंग हियर, दिस विल बी रनिंग देयर, तो दिस पार्ट विल नॉट बी गेटिंग हील्ड. ये इधर जाएगा, वो उधर जाएगा, भूखा नहीं रहेगा, तो ये जगह हील नहीं हो पाएगी. लेकिन अगर ये लोग एकदम सपोर्ट में रहें और इसको कोई ज़रा सा भी हिले ना, तो ये जगह धीरे धीरे क्या होगी, वहाँ पे बोन जो है नई बोन ग्रो कर जाएगी, पुराना वाला जो टूटा हुआ है वो हट जाएगा और नया हीलिंग हो जाएगा. ओके, सो दिस बेसिकली एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस इज हेल्पिंग और इज सपोर्टिंग, या एंड यू कैन सी इट लुक्स लाइक दिस. समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन कि यहाँ एक्सटर्नली यहाँ पे ये लगा रखा है, ये कवर कर रखा है, अंदर से बोन को वैसे सपोर्ट दे रखा है. ऐसा दिखाई देगा अगर पट्टी ना लगाए ऊपर से. इफ देयर इज नो बैंडेज इट विल बी अपीयरिंग लाइक दिस. ओके, सो दिस इज अबाउट योर एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग अबाउट ओपन रिडक्शन. ओपन रिडक्शन में हम क्या यूज कर रहे थे, इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस एंड एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस, और इंटरनल फिक्सेशन एंड एक्सटर्नल फिक्सेशन बाय यूजिंग ईदर इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस और एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस. Okay, so yeah, I would also like to tell you, मे बी कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट हो, मैम डिफरेंस क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल फिक्सेशन में. उसमें भी रॉड डाल रहे हैं, इसमें भी हम सपोर्ट दे रहे हैं, तो दोनों में कर तो सपोर्ट ही रहे हैं. बट यू कैन सी, आई कैन सी, पहले तो मैं बता देती हूँ व्हाट आई वांट टू से. इंटरनल फिक्सेशन और एक्सटर्नल फिक्सेशन में बेटा ये डिफरेंस है, जब हम सीधा बोन के ऊपर काम कर रहे हैं, स्किन के ऊपर से काम नहीं कर रहे हैं, सीधे बोन के ऊपर काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल फिक्सेशन. स्किन के अंदर आ करके बोन के ऊपर काम कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल फिक्सेशन. ओके, व्हेन वी आर क्रॉसिंग द स्किन and we are getting into the bone, means we are not getting into the bone. I want to say that when we are doing something or when we are providing a proper treatment directly into the bone, that is known as the internal fixation. External fixation हमारा क्या है, इसमें we are giving the treatment or the support to the bone through the skin. बाहर से जब हम कोई support दे रहे हैं, that is external fixation. Like you can see this thing here. I hope it is visible. सी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिस इज इंटरनल फिक्सेशन. यहाँ पे पिन्स लगा रखे हैं सीधे बोन के ऊपर, लेकिन जब हम पिन्स लगाते हैं स्किन के ऊपर से होते हुए बोन्स के ऊपर, तो ये हो जाता है एक्सटर्नल. तो सीधे बोन के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे पिन्स लगा रखे सीधा बोन के ऊपर, दैट इज इंटरनल फिक्सेशन. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रॉड डाल रखी है बोन के अंदर. सो दिस इज द डायरेक्ट ट्रीटमेंट टू द बोन. यहाँ पे हमने क्या रखा, रॉड तो लगा रखे हैं लेकिन बोन के बाहर से, थ्रू द स्किन. सो दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल. So this is the difference between the external fixation and the internal fixation. Okay. So I did tell you कि रिडक्शन में हमारे जो है वो दो तरीके का रिडक्शन होता है, ओपन रिडक्शन एंड क्लोज्ड रिडक्शन. ओपन रिडक्शन के अंदर था इंटरनल एंड एक्सटर्नल फिक्सेशन, क्लोज रिडक्शन अभी बचा हुआ है. क्लोज रिडक्शन हमारा क्या होता है, सी ओपन रिडक्शन में हम क्या कर रहे थे, जब वी आर अलाइनिंग द फ्रेगमेंट्स ऑफ द बोन थ्रू अ सर्जिकल प्रोसीजर, ओपन करके उसको, इन्वेजिव प्रोसीजर, दैट इज नोन एज ओपन रिडक्शन. क्लोज रिडक्शन हमारा क्या है, इसमें बोन के फ्रैक्चर्स को हम, जो भी बोन के सेगमेंट्स हैं, जो बोन के फ्रेगमेंट्स हैं, उनको हम एक साथ लेकर के आते हैं, उनके साइड्स को आपस में मिलवाते हैं थ्रू ट्रैक्शन और थ्रू मैनिपुलेशन. बाहर से कुछ फोर्स को अप्लाई करके, या बाहर से हम जब किसी प्रेशर की हेल्प से या किसी फोर्स की हेल्प से जब बोन के टूटे हुए हिस्सों को साइड बाय साइड हम मिलाते हैं, दैट इज नोन एज क्लोज रिडक्शन. ओपन में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली सर्जिकली इन्वेजन कर रहे थे, खोल रहे थे या तो स्किन को या तो बोन को. ठीक है, खोल नहीं रहे थे तो अंदर स्क्रू ड्राइवर से पेनिट्रेट कर रहे थे, स्क्रू लगा रहे थे अंदर तक, स्किन से होते हुए बोन तक जा रहे थे.
पर इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी बोन के फ्रेगमेंट्स को एक साथ हम लेकर के आ रहे हैं, साइड बाय साइड उनको मिला रहे हैं, जो टूटे हुए हिस्से हैं उनको साइड बाय साइड मिला रहे हैं थ्रू सम मैनुअल प्रेशर और थ्रू सम मैनुअल फोर्स और थ्रू सम मैनुअल ट्रैक्शन को यूज करके, इमोबिलाइज करके, या फिर प्रेशर को, फोर्स को यूज करके, या यू कैन से इमोबिलाइज करके, बेसिकली जब हम दोनों एंड्स को आपस में मिला रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारा टूटा हुआ हिस्सा होगा हाथ का या पैर का, जो है, जो भी हमारी एक्सट्रीमिटी का, द पार्ट विच इज फ्रैक्चर्ड, वी हैव टू होल्ड दिस एक्सट्रीमिटी इन द डिजायर्ड पोजीशन। जो डिजायर्ड पोजीशन है या जो नॉर्मल पोजीशन है, उस नॉर्मल पोजीशन में उसको हम होल्ड करेंगे। उसके बाद जो फिजिशियन है वो उसके ऊपर प्लास्टर कास्ट को लगाता है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को हाथ पैर में प्लास्टर चढ़ा लेता है। सो किस तरीके से वो मेथड आ जाता है क्लोज रिडक्शन के अंदर। इसमें क्या करते हैं, जो टूटा हुआ पार्ट है उसको डिजायर्ड मतलब जो जिस नॉर्मल तरीके में उसको होना चाहिए, उसको नॉर्मल पोजीशन में उसको होल्ड करते हैं। उसको वैसे ही होल्ड किए जो फिजिशियन होता है, देन फिजिशियन विल बी अप्लाइंग द प्लास्टर कास्ट, या फिर स्प्लिंट को अप्लाई करेगा, या फिर किसी और सपोर्टिव डिवाइस को अप्लाई करेगा, ठीक है। इसमें साथ साथ में एक्सरे हम निकालते रहते हैं ताकि हम ये देख सकें कि बोन के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो करेक्टली अलाइंड हुए हैं या नहीं। कई बार अगर बोन का अगर प्लास्टर सही नहीं लगा, या फिर अगर आपने गलत पोजीशन में होल्ड करके प्लास्टर लगा दिया, तो क्या होगा, बोन जो है वो गलत तरीके से जुड़ जाएगी, ठीक है। तो उसमें एक्सरे को हम ऑब्टेन करते रहते हैं, एक्सरे निकालते रहते हैं, जस्ट टू वेरीफाई दैट द बोन इज जॉइंट इन अ प्रॉपर पोजीशन और इन अ प्रॉपर अलाइनमेंट, करेक्ट अलाइनमेंट, ओके। साथ साथ में इसमें ट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। जो भी हमारा फ्रैक्चर साइट है, जो फ्रैक्चर एरिया है, वहां पे हम ट्रैक्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि उस जगह को इमोबिलाइज किया जा सके। ट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं का क्या मतलब है, आपको मैंने अभी डायग्राम, अभी ये जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें आप देख सकते हो। ट्रैक्शन में क्या करते हैं, ट्रैक्शन मेनली एक मेथड है किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज करने का। इसमें क्या करते हैं, इसमें ट्रैक्शन डिवाइस होगा आपका, या तो स्प्लिंट होगा, उसमें बहुत ज्यादा हैवी वेट लटका दिया जाएगा। हैवी वेट की वजह से क्या होगा, आप उस पर्टिकुलर पार्ट को लिफ्ट नहीं कर पाओगे, मूव नहीं कर पाओगे, दैट इज ट्रैक्शन, ठीक है। ट्रैक्शन मेनली इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इमोबिलाइज अ पार्ट। इट कैन ऑल्सो बी डन बाय इंक्रीजिंग वेट को इंक्रीज करके बहुत ज्यादा वेट उसमें डाल दिया जाएगा, और वेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपका मान लो जैसे ये पार्ट है, यहाँ पे फ्रैक्चर है, तो इसको पहले यहाँ पे ट्रैक्शन को टाई कर दिया, उसके बाद मान लो ये पैर था आपका जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैक्शन को लगा दिया, उसके बाद यहाँ से थ्रेड गया है, जो थ्रेड का जो भी रोप है वो गया है नीचे, बेड के नीचे लटका दिया, और नीचे ही उसमें बहुत ज़्यादा वेट लटका दिया। तो क्या होगा, ये इतना भारी है कि ये ना आप उठा पाओगे ना इधर उधर मूव कर पाओगे, तो क्या होगा, इट इज़ प्रॉपरली इमोबिलाइज्ड, एंड व्हेन इट इज़ प्रॉपरली इमोबिलाइज्ड then the healing will also be happening in the correct alignment, so that is the thing, okay। so traction को भी इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ट्रैक्शन को भी यूज कर सकते हैं, साथ साथ में इसमें हम यूज करते हैं, इसको इमोबिलाइज भी कर सकते हैं। ट्रैक्शन के अलावा इमोबिलाइजेशन भी हमारा किस तरीके से हम कर सकते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल फिक्सेशन को यूज करके इमोबिलाइज कर सकते हैं। एक्सटर्नल फिक्सेशन में क्या क्या आ जाता है, हमारा बैंडेज आ जाता है, कास्ट, स्प्लिंट, कास्ट पता है सबको, बैंडेज पता है, पट्टी, कास्ट इज द प्लास्टर कास्ट, स्प्लिंट इज अगेन एन इमोबिलाइजिंग डिवाइस। स्प्लिंट को भी ट्रैक्शन की तरह इमोबिलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। सो कॉन्टिन्यूअस ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेटर्स को यूज कर सकते हैं, जिससे वो जगह जो है वो प्रॉपरली इमोबिलाइज हो जाए। देन इंटरनल फिक्सेशंस में हमारा आ जाता है मेटल इम्प्लांट्स। मेटल इम्प्लांट्स को यूज करके इंटरनल फिक्सेशन किया जाता है। इंटरनल स्प्लिंट्स को यूज किया जाता है ताकि जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है वो बिल्कुल इमोबिलाइज हो जाए, इंटरनल स्प्लिंट्स को यूज करके, ठीक है। सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। ट्रैक्शन के लिए मैं आपको बता रही थी, ट्रैक्शन मेनली हमारा क्या चीज़ है, ट्रैक्शन हमारा एक डिवाइस है, ट्रैक्शन हमारा एक मेथड है जिसको यूज करते हैं हम, जिसमें वेट को यूज करते हैं, रोप्स को यूज करते हैं, पुलीज को यूज करते हैं ताकि फोर्स अप्लाई कर सकें टिश्यू के ऊपर, जो ब्रोकन बोन है उसके ऊपर। यू कैन सी हियर, सी जैसे कि हियर यू कैन सी, यहाँ पे यू कैन सी द आर्म ऑफ द पेशेंट
द आर्म ऑफ द पेशेंट वॉज फ्रैक्चर्ड, तो यहाँ पे ट्रैक्शन लगा दिया, या ट्रैक्शन से पेशेंट का हाथ बांध दिया है, फिर उसको ऊपर रोप से ऐसे लटका के इसमें वेट लगा दिया। अब ये इसको नीचे नहीं कर सकता राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट है, तो ये पार्ट इमोबलाइज हो गया। सिमिलरली हियर द पेशेंट हैज़ गॉट द ब्रोकन बोन्स, जिसकी वजह से पेशेंट के सिर को टाई करके ट्रैक्शन के साथ यहाँ पे वेट लगा दिया, जिसकी वजह से अब जो पेशेंट का हेड है वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ ट्रैक्शन इज। सो या ट्रैक्शन के भी फिर हमारे टाइप्स आते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन? फर्स्ट इज द स्किन ट्रैक्शन, सेकेंड इज द स्केलेटल ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन, स्केलेटल। स्किन मतलब उसमें हम यू कैन इजीली सी के ट्रैक्शन स्किन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। स्केलेटल ट्रैक्शन मतलब बोन को यूज करके बोन को हम इमोबलाइज कर रहे हैं, या फिर जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि क्या पीछे इमोबलाइज करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल फिक्सेशंस को यूज करते हैं। एक्सटर्नल तो बाहर से हो गया, प्लास्टर कास्ट एंड ऑल दैट। इंटरनल में हम क्या कर रहे हैं, अंदर से कोई डिवाइस डाल रहे हैं जिसकी वजह से वो पार्ट जो है वो इमोबलाइज हो जाए। ठीक है, सो स्किन ट्रैक्शन मतलब ऊपर से कुछ यूज कर रहे हैं, स्केलेटल मतलब अंदर बोन के पास जा रहे हैं, इन्वेजिव है वो अंदर। इन्वेजिव मतलब जिसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं कोई चीज बॉडी के अंदर, सो दैट इज इन्वेजिव मेथड। स्किन ट्रैक्शन में हमारा क्या क्या आ जाता है? स्किन ट्रैक्शन में द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रैक्शन इज द बक्स ट्रैक्शन, BUCKS, बक्स ट्रैक्शन। बक्स ट्रैक्शन हमारा जो होता है ये मेनली यूज किया जाता है नी जॉइंट के लिए, हिप जॉइंट के लिए। ठीक है, मेनली नी जॉइंट और हिप जॉइंट या हिप बोन फ्रैक्चर या नी जॉइंट अगर फ्रैक्चर हो जाए हमारा, या नी फ्रैक्चर हो जाए मेनली, तो नी फ्रैक्चर के लिए और हिप बोन फ्रैक्चर के लिए वी आर मेनली यूजिंग द बक्स ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन के अंदर आता है ये। यूजुअली इसमें वेट को यूज किया जाता है। वेट कितना रहेगा? 5 to 7 पाउंड्स तक का वेट हमारा जो है उसको यूज किया जाता है, और उसको उस वेट को स्किन के साथ अटैच करके तब इमोबलाइज करते हैं। ठीक है, दैट वेट इज ऑफ 5 to 7 पाउंड्स विच इज दैट वेट इज गिवन ऑन द स्किन ऑफ द पेशेंट so that it will be getting immobilized. नेक्स्ट इज योर स्केलेटल ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन में हमारा यही था बक्स ट्रैक्शन, जो मेनली नी और हिप बोन जॉइंट के लिए होता है, 5 to 7 पाउंड्स तक वेट होता है। स्केलेटल ट्रैक्शन हमारा जो होता है दैट इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर, दैट इज एन इन्वेजिव फॉर्म ऑफ ट्रैक्शन। ओके, दिस स्केलेटल ट्रैक्शन इज द इन्वेजिव, मतलब अंदर हम स्किन के पेनिट्रेट कर रहे हैं या बॉडी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें वेट जो रहेगा वो 10 kg तक रहेगा, जो बोन से अटैच्ड रहेगा। इन द स्किन ट्रैक्शन द वेट वॉज अटैच्ड इनटू द स्किन, बट हियर इन द स्केलेटल ट्रैक्शन द वेट इज अटैच्ड इनटू द बोन। ओके, नेक्स्ट इज स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग हमारा क्या चीज होता है? स्प्लिंट मैंने बताया ना आपको, स्प्लिंट। तो स्प्लिंट हमारा क्या होता है? स्प्लिंट हमारा एक डिवाइस होता है जिसको यूज करके बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। स्प्लिंट को यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को इमोबलाइज करने के लिए। अगर किसी को किसी जगह पे इंजरी हुई है तो वो उस इंजरी की जगह को हिलाए ना, उसके लिए भी स्प्लिंट कैन बी यूज्ड। दिस इज हाउ अ स्प्लिंट सीम्स। ठीक है, ये इस तरीके का स्प्लिंट हमारा दिखाई देता है। इस जगह में पेशेंट का मान लो दिस इज अ स्प्लिंट, patient can put his leg in it and then it will be immobilized, it will not be moving here and there. Okay, so that's how a splint seams. There are actually various other forms of splints as well. स्प्लिंट का काम क्या होता है? ट्रैक्शन का मैंने आपको बता दिया, ट्रैक्शन में वेट यूज करते हैं, पुलीज यूज करते हैं, रोप यूज करते हैं। ठीक है, स्प्लिंट अब हम क्यों यूज करते हैं? स्प्लिंट को यूज करते हैं ताकि एक्सट्रीमिटी हमारी जो है, एक्सट्रीमिटी मतलब योर हैंड और योर फीट, मतलब योर लेग, योर हैंड और योर लेग, तो हमारा जो भी एक्सट्रीमिटी है, एक्सट्रीमिटी को स्टेबलाइज कर सकें, ज़्यादा मूवमेंट ना रहे। ओके, सो उसको स्टेबलाइज कर सकें, इसके लिए यूज करते हैं। पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। देन टू ट्रीट द इंजरी, अगर कोई इंजर्ड पार्ट है वहाँ पे हमें चाहिए ज़्यादा मूवमेंट ना रहे, सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इंजरी एज वेल। ओके, to you can say to immobilize the part, then to decrease the pain, and then to have the desired treatment of an injury. Okay,
देन क्या क्या चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं स्प्लिंट के लिए? स्प्लिंट करने के लिए वी कैन यूज़ सॉफ्ट मटेरियल्स और वी कैन यूज़ रिजिड मटेरियल्स। सॉफ्ट मटेरियल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, रिजिड हार्ड मटेरियल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट मटेरियल्स में हमारा क्या क्या आ जाता है? टाल, ब्लैंकेट, पिलो। अगर पिलो हमने मान लो यहाँ पे पेशेंट का हाथ पिलो के ऊपर रखा, उस पिलो सहित हाथ को बैंडेज कर दिया, ठीक है। सो पिलो विद बैंडेजिंग मटेरियल और सॉफ्ट क्लॉथ्स। कुछ सॉफ्ट कपड़े हैं जो उनके साथ भी हम पेशेंट को स्प्लिंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला मैं ये बता रही हूँ कि स्प्लिंट करने के लिए हम सॉफ्ट मटेरियल्स को क्या क्या यूज कर सकते हैं। Towel can be used, some soft cloths can be used, blanket can be used, pillow can be used with the bandaging material. Okay, so all these things can be used. Rigid materials में हमारा क्या क्या आ गया? Rigid में हम कोई बोर्ड यूज कर सकते हैं, लाइक कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं। मेटल स्ट्रिप को किसी यूज कर सकते हैं, कोई मेटल स्ट्रिप है अगर हमारी, तो मेटल स्ट्रिप को यूज कर सकते हैं। देन फोल्डेड मैगजीन को या फोल्डेड न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर जो पूरा फोल्डेड होता है वो देखते हो ना कितना रिजिड होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। सो फोल्डेड न्यूज़पेपर कैन बी यूज, या फिर कोई किसी भी और तरीके का रिजिड आइटम हम यूज कर सकते हैं। ओके, सॉफ्ट स्प्लिंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम एक टाल को यूज कर रहे हैं तो सॉफ्ट स्प्लिंट, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि अगर हम एक टाल को यूज कर स्प्लिंट बना रहे हैं सॉफ्ट स्प्लिंट, तो किस तरीके से बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द टाल विल बी रोल्ड अप। हमने एक टाल लिया, पूरा जो बड़ा टाल था उसको हमने रोल किया। आफ्टर दैट इट विल बी रैप्ड अराउंड द लिम्ब। जो हमारा जो भी पार्ट था, जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ या जहाँ पे भी हमारे जो फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पे हमने उसको रोल कर दिया। After rolling it up, we can tie it with the bandage. That can be done. ठीक है, जैसे see I have this towel over here, so I'll be showing you how. See, consider this as I have folded it because it is very thin. बहुत पतली है इसलिए मैंने फोल्ड किया है। तो ये टाल जैसे है हमारा, ठीक है। टाल को हमने क्या किया? टाल को रोल करना है, ठीक है। आफ्टर रोलिंग द टाल यू कैन टेक अ बेद टाल, एक्चुअली दैट विल बी बेस्ट। सो बेद टाल मोटा होता है ना। सो आफ्टर रोलिंग इट, कंसिडर लाइक दिस पार्ट ऑफ माई हैंड इज फ्रैक्चर और हियर आई गॉट सम फ्रैक्चर। तो इसको मैंने क्या किया? अपने हाथ को इसके अंदर लेकर के आए, ओके, एंड देन इट विल बी बैंडेज्ड। या फिर इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, यू कैन कीप इट लाइक दैट। फिर यहाँ पे पूरा इसको बैंडेज लगा देंगे। इससे क्या हुआ? ये पार्ट जो हमारा है वो इमोबिलाइज हो गया, और इससे भी मोटा हो जाएगा एक्चुअली, तो वो इमोबिलाइज हो जाएगा। ये काफ़ी पतला लग रहा है, बट देन इफ इट विल बी अ फ्लफी सॉफ्ट सॉर्ट ऑफ अ दिस टाल, तो काफ़ी मोटा ये बनेगा, इतना पतला नहीं बनेगा। ये तो बहुत पतला है, देखो, दिस इज वेरी थिन, इट विल नॉट बी सच थिन। अगर आप बेद ब्लैंकेट लोगे तो इट विल बी अ बिट ऑफ मोर, इट विल बी मोर फ्लफी, यू कैन से फ्लफी भी होगा बहुत, और इससे ज़्यादा थिक भी होगा, इससे ज़्यादा, ठीक है। सो देन इट विल बी इमोबिलाइजिंग द पार्ट, यू हैव टू रोल, यू हैव टू रैप इट, एंड देन यू विल बी टाइंग इट विद द बैंडेज। नेक्स्ट इज द guidelines for splinting. When you are splinting, तो there are certain guidelines which you should remember. जो इंजर्ड एरिया है उसको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए स्प्लिंट के हेल्प से। जो इंजर्ड एरिया या फिर जो जिस जगह पे भी चोट आई है, जिस जगह पे यू कैन से फ्रैक्चर है, उस जगह पर सपोर्ट होना चाहिए। देन यू हैव टू स्प्लिंट द इंजरी इन अ पोजीशन दैट यू फाइंड इट। उसको ऐसी पोजीशन में आपको स्प्लिंट करना है कि जिस जगह पे इंजरी है उसको आप ढूंढ सको। ये नहीं कि इंजरी को बिल्कुल एकदम नीचे करके स्प्लिंट कर दिया, फिर देन यू हैव टू सर्च दैट वेयर इज दैट इंजरी, और या फिर आपने क्या किया, उसको इंजरी को एकदम से स्प्लिंट कर दिया और पता ही नहीं चला कि नीचे कोई इंजरी भी थी। सो यू हैव टू स्प्लिंट इट। या फिर अगर मान लो इफ़ यू आर टाइंग इट हियर और मुझे यहाँ पे इंजरी भी थी, आपने इसके ऊपर टाई तो कर दिया पूरा, उसको खूब सारा बहुत ज़्यादा बैंडेज भी लगा दिया, तो दिखेगा ही नहीं वो। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ऐसे करके उसे हमें स्प्लिंट करना है कि इंजरी दिखाई दे, ताकि स्प्लिंट को हटाना ना पड़े अगर हमें इंजरी को कोई ट्रीटमेंट देना है तो, ठीक है। देन बोन को खुद से रीअलाइन करने की कोशिश नहीं करनी है।
it has to go to the person who will be, or the physician who will be helping the patient with the plaster cast, or who will be applying the plaster cast. So we should not try to align the bone. हमें खुद से नहीं जोड़ के, खुद से उसको प्रेशर देकर खुद से नहीं कोशिश करनी है अलाइन करने की, because in that case we may cause more damage. We may cause some more, if some tissue damage has happened inside, we cannot see it. We can cause more damage to the area. So we do not try to realign the bone on our own. Then we have to also check for the color of the injury. जिस जगह पे चोट आई है उस जगह का कलर कैसा है, वहाँ पे वार्मथ है कि नहीं, मतलब वो जगह वार्म हो गई है क्या, वहाँ पे सेंसेशन है या नहीं. दिस ऑल वी हैव टू चेक. देन वी हैव टू इमोबिलाइज अबव एंड बिलो द इंजरी. अगर इंजरी यहाँ पर है तो ये नहीं आपने सिर्फ ये इमोबिलाइज कर दिया. अगर फ्रैक्चर यहाँ पे है तो सिर्फ ये इमोबिलाइज करने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू इमोबिलाइज बिलो एंड अबव द इंजरी एज वेल. ओके. Splint should also go beyond the joint above and below the fractured or dislocated bone to prevent from moving. जो splint है, that should, like I told you, अगर मुझे यहाँ पे है injury, so the splint should be below and above the joint. joint के ऊपर से लेकर के joint के नीचे तक पूरा होना चाहिए, ताकि ये जगह बिल्कुल भी हिले ना. वरना क्या होगा, आपने यहाँ पे नीचे splint किया, यहाँ तक कर दिया, कोई फायदा ही नहीं है. It should go properly from all the way up to down. Okay. The next is we have to also focus on maintaining and restoring the functions. So how we have to tell the patient कि मतलब we have to, you can say, patient को क्या होगा जिस टाइम पे patient has got some fracture, how the patient is gonna feel. The patient will be restless, patient will also be very sad, anxious, or he may also think that maybe my hand is not going to ever work in future. Okay, so all these things will be there. सो पेशेंट की रेस्टलेसनेस को, एंजाइटी को, डिस्कम्फर्ट को रिलीव करना है. किस तरीके से रिलीव करना है? बाय रीअश्योरिंग द पेशेंट दैट इट्स ओके, योर हैंड गॉट फ्रैक्चर्ड, बट आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंटरवेंशन योर हैंड विल बी फाइन, और योर वट एवर एक्सट्रीमिटी इज दैट इट विल बी फाइन एंड इट विल बी एबल टू वर्क. यू विल बी नॉर्मल सून आफ्टर द ट्रीटमेंट. फॉल्स रीअश्योरेंस नहीं देना है, झूठा रीअश्योरेंस नहीं देना है, बट some reassurance can be given. Okay. अगर पेशेंट को पेन है तो उसके लिए पेशेंट को पेन किलर्स दे सकते हैं आफ्टर द डॉक्टर्स एडवाइस. ओके. सो दीज थिंग्स कैन बी डन. पेशेंट को हो सकता है फ्रैक्चर की वजह से डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ है वो पेशेंट ना कर पा रहा हो. सो विद दैट वी कैन हेल्प द पेशेंट टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ ऑफ द डेली लिविंग, लाइक बेदिंग, ब्रशिंग टीथ, ऑल दैट. ओके. चेंजिंग क्लॉथ्स, कॉम्बिंग हेयर. तो ये जो भी एक्टिविटीज़ है डेली लिविंग की, पेशेंट को फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है वो ना कर पा रहा हो. सो पेशेंट को हमें उसके लिए भी हेल्प करना है. पेशेंट का खुद का पार्टिसिपेशन जितना ले सकते हैं उतना पेशेंट का लेना है. पेशेंट नहीं खुद से कर पा रहा है, सो वी हैव टू हेल्प पेशेंट आउट. पेशेंट का खुद से पार्टिसिपेशन को भी इंकरेज करना है. ठीक है. पेशेंट का जब अगर प्लास्टर हट जाएगा तो हो सकता है पेशेंट को उसके बाद भी लगे कि नहीं वो नहीं कर पाएगा. तो पेशेंट को जब पेशेंट का प्लास्टर हट जाएगा तो पेशेंट को बोलना है कि नो, यू शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस वन. तो पेशेंट को खुद से अगर पेशेंट पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, दैट कॉन्फिडेंस विल बी डेवलपिंग. ओके. इंडिपेंडेंस और दिस फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस विल बी देयर. ओके. देन इफ़ यू हैव अ केस विद ओपन फ्रैक्चर, तो ओपन फ्रैक्चर के लिए हमें क्या करना है? ओपन फ्रैक्चर मतलब जिसमें हमारी जो बोन है वो बाहर आ गई है टिश्यू से और हमें दिख रही है. सो इन केस ऑफ द ओपन फ्रैक्चर वी शुड नॉट ट्राई टू पुट बोन बैक इन टू द टिश्यूज. ओके. वी शुड नॉट ड्रॉ द एक्सपोज्ड बोन बैक, और वी शुड नॉट पुश द एक्सपोज्ड बोन बैक इन टू द टिश्यूज. अगर बोन यहाँ से मान लो अगर कोई बोन बाहर हमें दिख रही है तो हमें धक्का मार के खुद से उसको नहीं अंदर डालना है. ओके. दैट वी डू नॉट हैव टू डू. हमें दैट वी डू नॉट हैव टू डू. व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कवर द बोन. पेशेंट को जिस जगह से भी बोन बाहर आई है, जिस जगह से पूरा ब्लीडिंग होगा ऑब्वियसली,
कि अगर स्किन जो है आपका मसल्स है वो सब ब्रेक करके बोन बाहर आया होगा, राइट? सो इट विल बी फुल ऑफ ब्लड, ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर. सो वी कैन कवर द वुंड को कवर करने के लिए, वुंड को डिस्टर्ब किए बिना क्योंकि फ्रैक्चर हुआ है ना, तो उस जगह को इमोबिलाइज तो करना ही पड़ेगा. सो स्प्लिंट लगा सकते हैं, ट्रैक्शन नहीं, स्प्लिंट लगा सकते हैं, क्योंकि स्प्लिंट में हम सीधा उस जगह को रख दे रहे हैं स्प्लिंट के ऊपर. ट्रैक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्स है, प्रेशर है, वेट है. ओपन वुंड में आप वो चीज़ अभी नहीं कर रहे हो. स्टार्टिंग में इनिशियली दिस कैन नॉट बी डन, ठीक है. सो उसको स्प्लिंट लगा सकते हैं फ्रैक्चर्ड एरिया को, बट द स्प्लिंट शुड बी प्लेस्ड फॉर द फ्रैक्चर साइट विदाउट डिस्टर्बिंग द वुंड. वुंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, वुंड को कवर कर देना है. वुंड को कवर करने के लिए यू कैन यूज़ द गॉज यूज़ कर सकते हो, 4x4 ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हो. 4x4 की जो ड्रेसिंग गॉज होती है उसको यूज़ करोगे, उसको पहले मॉइस्ट करोगे. आफ्टर मॉइस्टनिंग इट देन यू कैन कीप इट ओवर द वुंड. मॉइस्ट क्यों करने के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर बोन बाहर आ गई है तो क्या होगा, बोन इन्वायरमेंट में है, उसकी वजह से वो ड्राई हो जाएगी. ओके, वो ड्राई हो जाएगा. ड्राई होने के साथ साथ ऑल्सो देर आर चांसेस दैट बिकॉज द वुंड इज ओपन, it is actually very open, muscles are open, the bone is open and it is exposed, so there are chances to have infection very much. Okay, so to lower the chances of infection and to let the bone not to get dried, we can cover the area with the moist gauze, which is 4x4 gauze को हम यूज़ कर सकते हैं. 4x4 लेंथ है, लेंथ विड्थ है गॉज की, ठीक है. सो इसके बाद हमें क्या करना है, सर्जन को हेल्प करना है वुंड के डिब्राइडमेंट के लिए. ओके, वट एवर ट्रीटमेंट द सर्जन इज गिविंग, फॉर दैट वी हैव टू असिस्ट द सर्जन. ओके, सो दिस वॉज अबाउट हाउ टू ट्रीट एन ओपन वुंड. नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर. कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं फ्रैक्चर के, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं फ्रैक्चर की शुरुआत में, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. शॉक कैन बी देयर, शॉक हो सकता है पेशेंट को. फैट एम्बोलिज्म हो सकता है. देन पेशेंट कैन ऑल्सो हैव द कंपार्टमेंट सिंड्रोम. जो चीज़ें इसमें समझ में नहीं आएंगी वो यू विल बी स्टडिंग. फ्रैक्चर अभी आप सेकेंड ईयर मेडिकल सर्जिकल में डीप में पढ़ोगे, वहाँ पे यू विल बी स्टडिंग दिस. मेडिकल सर्जिकल में फ्रैक्चर का पूरा एक अलग से टॉपिक है, दैट यू विल बी स्टडिंग. सो डू नॉट नीड टू वेरी अबाउट इट. हियर यू नीड टू फोकस मोर ऑन द नर्सिंग मैनेजमेंट. ओके, सो कॉम्प्लिकेशंस हमारे क्या क्या हो सकते हैं. शॉक कैन बी देयर, फैट एम्बोलिज्म कैन बी देयर, कंपार्टमेंट सिंड्रोम कैन हैपन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन हैपन, देन इंट्रावैस्कुलर कोएगुलोपैथी कैन हैपन. वेसल्स में जो ब्लड है दैट कैन ऑल्सो गेट कोएगुलेटेड. परेशान होने की जरूरत नहीं है, यू विल बी स्टडिंग इट फर्दर. ओके, इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशंस यू डू नॉट नीड टू learn or do something, but I just am telling because I'm just telling you so that you should be knowing about it. Here the most important thing is care of the topic which you have in your syllabus is the care of the patient with fracture. So you need to focus more on the care, but also I'm including some complications. ठीक है. So next is the nursing management. Nursing management में if you are providing nursing care to a patient with the closed fracture, तो हमें क्या करना है. closed fracture means the bone got broke but it is inside, from outside the skin is intact. okay, so patient को, अगर किसी patient को closed fracture हुआ है तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैनेज करने के लिए we have to encourage the client not to mobilize the fracture site. We have to discourage the movement of the fractured site. फ्रैक्चर जिस जगह पे हुआ है उस जगह को इमोबिलाइज करने के लिए बोलना है पेशेंट को. देन वी हैव टू टेल द पेशेंट कि जो पेशेंट के अनअफेक्टेड मसल्स हैं, पेशेंट का जो फ्रैक्चर की वजह से अगर पेशेंट के हमारे जो कुछ अनअफेक्टेड मसल्स हैं, पेशेंट मतलब उस टाइम के लिए, फ्रैक्चर के टाइम के लिए यू कैन से यूज़ कर सकता है क्रच को, वॉकर्स को, इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता है. क्यों? क्योंकि अगर मान लो किसी का एक पैर फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है,
तो आपने देखा होगा किसी को अगर एक पैर फ्रैक्चर है उसके बाद भी द पीपल कीप ऑन मूविंग एंड दे आर यूजिंग सम स्टिक और समथिंग टू मूव हियर एंड देयर। क्यों? क्योंकि अगर वो बिल्कुल बेड पे आ जाएंगे फ्रैक्चर की वजह से, तो जिन जगहों को फ्रैक्चर हुआ है, जो मसल्स अफेक्टेड हैं वो तो अफेक्टेड हैं ही, साथ साथ में जो हेल्दी मसल्स हैं वो भी लैक ऑफ मूवमेंट की वजह से या फिर इमोबिलिटी की वजह से वो मसल्स भी वीक हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे भी सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रॉपर रहेगा, वो सर्कुलेशन भी इट विल नॉट बी गुड इनफ। ओके, सो पेशेंट को बोलना है कि जो उसके हेल्दी मसल्स हैं, फॉर देयर सेक पेशेंट कैन यूज द क्रचेस। क्रच मतलब बैसाखी। ठीक है, सो पेशेंट कैन यूज सम क्रचेस और पेशेंट कैन यूज सम वॉकर टू वॉक। देन वी ऑल्सो हैव टू असिस्ट द पेशेंट टू यूज द असिस्टिव डिवाइसेस। असिस्टिव डिवाइसेस मतलब जैसे जो क्रच या वॉकर है, पेशेंट अगर ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर रहा है तो पेशेंट को हमें बताना है कि वो किस तरीके से उसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि अगर हम पेशेंट को बताएंगे नहीं तो क्या होगा, पेशेंट उसको लेकर के गिर सकता है। ओके, देन वी ऑल्सो हैव टू टीच द पेशेंट अबाउट पेशेंट्स सेल्फ केयर, अबाउट पेशेंट्स मेडिकेशन। देन पेशेंट को पता होना चाहिए कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, पेशेंट को भी पता होना चाहिए, हमें खुद को पेशेंट को बताना है ये चीज़ कि अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दें तो यू प्लीज़ कम एंड टेल। ठीक है, सिम्टम्स मतलब जैसे मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, फैट एम्बोलिज्म हो सकता है। ओके, सो इफ पेशेंट नोटिसेस एनी सच सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस देन पेशेंट मस्ट बी टोल्ड टू कम एंड रिपोर्ट अबाउट दोज सिम्टम्स। तो पेशेंट को ये सारी चीज़ें बतानी है। दिस वॉज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विथ क्लोज्ड फ्रैक्चर। नाउ नेक्स्ट इज द टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट विद द ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर वाले पेशेंट के साथ हमें क्या करना है, वी हैव टू एडमिनिस्टर टेटनस प्रोफिलेक्सिस। अगर पेशेंट को टेटनस प्रोफिलेक्सिस की ज़रूरत है तो पेशेंट को टेटनस प्रोफिलेक्सिस देंगे। वुंड इरिगेशन कर सकते हैं। वुंड इरिगेशन मतलब अगर वहाँ पे यू कैन से कुछ कलेक्शन है पस का या फिर सम फ्लूइड इज देयर, सो सम एक्सुडेट्स आर देयर, एक्चुअली नॉट फ्लूइड, तो एक्सुडेट्स को निकालने के लिए वुंड इरिगेशन कर सकते हैं, वुंड को साफ कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द नॉर्मल सलाइन और whatever is required as per the physician. So that can be used to irrigate the wound. Then debridement हमारा जो है सर्जिकल प्रोसीजर वो भी हम कर सकते हैं ऑपरेटिंग रूम में as per the physician itself. That you do not have to do on your own. Okay? Then इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को, इंट्रावीनसली IV एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को ताकि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो। दिस अगेन यू डू नॉट हैव टू डू ऑन योर ओन, you have to do as per the physician's prescription. Next is wound culture. wound culture मतलब wound में वहाँ कोई बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं हो रही है, वो फाइंड करने के लिए wound culture can be done. Okay? Then फ्रैक्चर को केयरफुली रिड्यूस किया जाएगा इफ द पेशेंट इज हैविंग ओपन फ्रैक्चर, सो द फ्रैक्चर विल बी केयरफुली रिड्यूस्ड एंड इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल फिक्सेशन और इंटरनल फिक्सेशन डिपेंडिंग अपॉन द need of the patient, depending upon the type of fracture and depending upon the physician's prescription. So that will be done. Then अगर पेशेंट के ब्लड वेसल्स को या पेशेंट के सॉफ्ट टिश्यूज को या मसल्स को, टेंडन्स को किसी तरीके का अगर इंजरी हुआ है, so that will also be treated. Then if the wound got heavily contaminated, क्योंकि ओपन wound था, बोन बाहर थी या फिर मतलब the wound was open, right? सो अगर तो वो कंटामिनेट हो चुका होगा, सो अगर वुंड हमारा बहुत ज़्यादा कंटामिनेट हो चुका है सो उसको अनसूचर छोड़ देंगे, सूचर नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि सी दिस इज़ अ वुंड, कंसिडर इट अ वुंड। इफ़ द वुंड इज़ इन्फेक्टेड, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जा चुका है, आप उसको सूचर कर दोगे तो क्या होगा, आपने इन्फेक्शन अंदर ही छोड़ दिया। सो एनी वुंड विच इज़ हाईली कंटामिनेटेड और विच इज़ वेरी इन्फेक्शियस, सो इट शुड नॉट बी लेफ्ट, it should be left unsutured. ओके, उसको सूचर नहीं करना है, उसको हमें क्या करना है, उसकी जगह पे हमें उसे ड्रेसिंग करना है। सो स्टेराइल ड्रेसिंग कैन बी डन बाय यूजिंग द स्टेराइल गॉज सो दैट द स्वेलिंग कैन हैपन, वुंड ड्रेनेज। अगर हम उसी ड्रेसिंग अगर हम कर देंगे तो क्या होगा, स्वेलिंग होगा, उस जगह में स्वेलिंग को होने देना है, स्वेलिंग होगा, फिर वहाँ से क्या होगा, वहाँ से वुंड में से ड्रेनेज निकलेगा, इसमें से एक्सुडेट्स जो है वो बाहर आएंगे। सो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी इन्फेक्शन अंदर रहा होगा वो सब बाहर आ जाएगा। सो आफ्टर दैट, आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द ओपन वुंड,
then only the wound can be sutured. Okay, so this was about care of the patient with the open wound. Okay, then care of the next is the care of the client with the cast. पहला मैंने आपको बताया ओपन फ्रैक्चर वाले, क्लोज फ्रैक्चर वाले का क्या केयर करना है, फिर मैंने आपको बताया ओपन फ्रैक्चर वाले का क्या केयर करना है. नाउ आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट केयर शुड बी प्रोवाइडेड और व्हाट यू कैन से what sort of treatment, not the treatment because nurses are there to provide care, so what sort of care you can provide to a person who is having plaster cast. तो plaster cast लगने से पहले क्या आपको करना है, प्रिपरेशन में क्या चीज़ें करनी होती हैं. सबसे पहले you have to explain the procedure to the patient. A detailed explanation should be given about the procedure to the patient. Then स्किन प्रिपरेशन शुड बी डन. पेशेंट को प्रोसीजर बता दिया, उसके बाद जो पर्टिकुलर एरिया है उस जगह पे आप स्किन प्रिपरेशन करते हो. हाउ स्किन प्रिपरेशन इज डन बाय क्लीनिंग दैट पर्टिकुलर एरिया. किसी जवान में किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, उसको यहाँ पे बहुत छिल गया, अंदर फ्रैक्चर भी हो गया, तो व्हाट यू विल डू, सिंपली इसके ऊपर से प्लास्टर चढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो छिला था मिट्टी वगैरह लग गया होगा, और सम यू कैन से dust will be there, some infection could be there, some bleeding, some bleeding might have happened when the patient got this accident or when the patient met the accident. So some those all the things will be there, and over that you cannot put a plaster cast, because then what are you doing? You are leaving the infection inside the plaster cast. So that cannot be done. So skin preparation is done. Skin preparation means you are cleaning the particular site with the proper antiseptic solution. That can be betadine, that can be Savalon, that can be Dettol. So with that the particular area will be, or the skin will be cleansed. Then you have to, if any dust is there, or you can say if any sort of thing is there, or any you can say कोई ऐसी चीज़ like when the patient got stuck in the accident, or when the patient met the accident, कोई ऐसी चीज़ हो जो निकल ना रही हो, कोई चीज़ ऐसी जो धंस गई हो पेशेंट के स्किन में और बाहर ना निकल रही हो. So any sort of if unremovable particle, or if unremovable dust, or if unremovable anything got stuck in the patient's skin, so that has to be priorly reported, or that has to be told to the physician first. ऐसा नहीं है फिजिशियन आ गया कास्ट लगाने, प्रिपेयर हो गया, लगाने जा रहा था, फिर देखा कि ये क्या चीज़ लगी हुई है जो उसमें से निकाला नहीं आपने, फिर आपने बताया कि नहीं मैंने बाकी तो पार्ट प्रिपेयर किया बट वो निकल नहीं रहा था तो मैंने ऐसे छोड़ दिया. It should not be like that. If it was not coming off, or it was something unremovable, priorly it has to be informed to the physician. Okay. So after that you have to roll the cast material. जो भी cast material है हमारा, जो plaster cast का जो material होता है, उसको आपको you have to roll it and you have to submerge it in the clean water. उसको clean water में अलग से उसको हम डुबा करके रख, जो कास्ट मटेरियल है, जो प्लास्टर कास्ट का जो मटेरियल है, उसके रोल को हम नॉर्मल क्लीन वाटर में उसको सबमर्ज करते हैं. जो एक्सेस वाटर होगा उसको स्क्वीज़ कर देंगे रोल में से, फिर उसके बाद बैंडेज को अप्लाई करेंगे टू द इंजर्ड पार्ट. जो भी हमारा लाइक दिस, कंसिडर दिस इज अ रोल. इस रोल को हमने क्या किया, इस रोल को पानी के अंदर हमने सबमर्ज कर दिया, जो एक्सेसिव वाटर इसको निकाला, जो एक्सेसिव वाटर था उसको हमने हटा दिया इसमें से. उसके बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे सर्कल में लपेटना ओवर द इंजरी और ओवर द इंजर्ड वाटर, इंजर्ड पार्ट ऑफ द पेशेंट. उसके बाद धीरे धीरे जो प्लास्टर कास्ट है उसमें से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और प्लास्टर कास्ट धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा. सो प्लास्टर कास्ट वाइल इट इज़ गेटिंग ड्राइड, पेशेंट को ये बता देंगे कि पेशेंट को जिस टाइम पे दिस प्लास्टर कास्ट इज गेटिंग ड्राइड, उस टाइम पे द पेशेंट विल बी फीलिंग अ वार्म सेंसेशन और अ हीट सेंसेशन विल बी फेल्ट बाय द पेशेंट. सब इवेपोरेट हो गया, सब उसमें से निकल गया. उसके बाद पेशेंट को हमें ये बताना है कि पेशेंट को जिस टाइम पे प्लास्टर कास्ट ड्राई हो रहा होगा, वाटर इवेपोरेट हो रहा होगा, द पेशेंट विल बी हैविंग अ फीलिंग और अ सेंसेशन ऑफ दिस थिंग, अ वार्म सेंसेशन विल बी फेल्ट बाय द पेशेंट. ओके, सो कास्ट को हमें कवर नहीं करना है. ओके, विंडोइंग और बाय वॉल्विंग अ कास्ट शुड बी डन. विंडोइंग ऑफ अ कास्ट मतलब कास्ट का थोड़ा सा जगह हम काट देंगे दोनों साइड्स पे, उसके बाद उसे हम स्प्लिंट करेंगे टू डिक्रीज द प्रेशर ऑन द टिश्यूज. जो हमारा प्लास्टर कास्ट है
उसमें हम थोड़ा सा विंडोइंग करेंगे। विंडोइंग करेंगे मतलब कास्ट पूरा लगा दिया, उसमें थोड़ा थोड़ा यहाँ से हम कट कर देंगे, दोनों साइड पे हमने थोड़ा सा कट कर दिया। कट क्यों करते हैं? ताकि कट करने के बाद उसको फिर हम स्प्लिंट करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि प्रेशर बहुत ज़्यादा ना आए आपके टिश्यूज़ के ऊपर, वरना क्या होगा, टिश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होते रहेगा हर टाइम। सो टिश्यू के ऊपर प्रेशर ना आए, इसके लिए इट इज़ डन लाइक दैट। विंडो को हम ऑल्सो इट कैन बी कट इन टू द कास्ट सो दैट जो हमारा फिजिशियन है और फिर हमारा जो नर्स है वो वुंड को विजुअलाइज भी कर सकता है। जैसे मान लो हियर आई हैड अ वुंड, तो डॉक्टर ने क्या किया, बाकी पूरी जगह को प्लास्टर कर दिया, यहाँ पे जहाँ मुझे वुंड था वहाँ पे थोड़ी जगह पे उसको काट के हटा दिया, ताकि जो नर्स है, जो फिजिशियन है, वो इस जगह से वुंड को विजुअलाइज कर सकें, जो ट्रीटमेंट देना है दैट ट्रीटमेंट कैन बी गिवन एज वेल। ओके, you can see this diagram here like this one. See here the patient has the plaster cast और यहाँ पे बीच में विंडोइंग कर दिया जहाँ पे पेशेंट को वुंड था, ठीक है। So like that this windowing can be done for the patient. Okay. Next is the फिर नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर अप्लाइंग द कास्ट, उसके बाद पेशेंट का न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट करना होता है। वो था बिफोर द प्लास्टर कास्ट, ये है आफ्टर द प्लास्टर कास्ट। नाउ आफ्टर द प्लास्टर कास्ट वी हैव टू डू द न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को हर 30 मिनट में 4 घंटे तक हमें पेशेंट का न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट करना होता है। प्लास्टर कास्ट अप्लाई करने के 4 घंटे तक हर आधे घंटे में पेशेंट का हमें न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट करना होता है। हम पेशेंट को साथ साथ में असेस करते हैं कि जो एक्सट्रीमिटी है उसका कलर कैसा है। क्यों? कभी कभी क्या होगा, प्लास्टर कास्ट अगर मान लो बहुत ज़्यादा प्लास्टर कास्ट की वजह से समटाइम्स सर्कुलेशन कैन ऑल्सो हैम्पर, ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है कि हैम्पर हो जाए। तो क्या होगा, अगर मान लो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लास्टर कास्ट लगा है, तो क्या होगा, अगर मेरा सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो माई फिंगर्स विल गेट ब्लू इन कलर और इट विल गेट कूलर। तो उससे क्या होगा, इफ प्रॉपर ऑब्जर्वेशन इज डन इट कैन बी सीन, या फिर डॉक्टर कैन ऑल्सो सी फॉर कैपिलरी रीफिलिंग। नेल्स को पिंच करके छोड़ करके देखते हैं कि कितनी देर में यहाँ पे वापस से ब्लड सप्लाई आ रही है, दैट इज नोन एज कैपिलरी रीफिलिंग, कि कितनी देर में कैपिलरीज रीफिल हो रहे हैं। सो दिस कैन बी डन। एक्सट्रीमिटी के कलर को देख सकते हैं, वो जगह वार्म है या नहीं वो देखेंगे। पल्स को चेक करेंगे, जिस जगह पे फ्रैक्चर है उसके डिस्टल एंड में हम पल्स को चेक करेंगे, कैपिलरी रीफिलिंग के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन यू कैन सी फॉर ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ द डिस्टल फिंगर्स और टोज। जो डिस्टल फिंगर्स हैं फ्रैक्चर के, जो डिस्टल एंड पे जो टोज हैं, फिंगर्स हैं, उनको आप देख सकते हो उनका मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन सेंसेशन में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, पेशेंट को वहाँ पे सेंसेशन हो रहा है ना। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी चेक्ड। देन पेन कैन ऑल्सो बी असेस्ड, कि पेशेंट को किस डिग्री तक का पेन है, किस इंटेंसिटी का पेन है, दैट कैन ऑल्सो बी असेस्ड। देन नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ द कास्ट। ये था आपका असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट इज द असेसमेंट ऑफ द कास्ट। इसमें हमें क्या देखना है कि जो कास्ट के एजेस के अराउंड स्किन है वहाँ पे कोई डैमेज तो नहीं हो रहा। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ तक कास्ट था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कास्ट था, तो जो यहाँ की स्किन है, कास्ट के एज की जो स्किन है, वो कहीं पे उसमें कोई डैमेज या कोई ब्रेकेज तो नहीं हो रहा है, कोई कुछ स्किन ब्रेकडाउन तो नहीं है, ठीक है, दैट वी कैन सी। ओके, देन केयर ऑफ द एक्सटर्नल फिक्सेशन। एक्सटर्नल फिक्सेशन के केयर के लिए हमें क्या करना है, अगर आपने देखा, जैसे मैंने आपको आगे दिखाया था रॉड्स फिट थे, तो एक्सटर्नल फिक्सेशन की केयर में आपको क्या करना है, पेशेंट को चेक करना है पेन के लिए, पेशेंट के नर्व सप्लाई के लिए चेक करना है, इन्फेक्शन के लिए चेक करना है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फिक्सेशन है उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं अगर प्रॉपर केयर ना करे जाए तो। सो यू हैव टू ऑल्सो चेक फॉर द इंस्पेक्शन। देन यू हैव टू चेक फॉर द पिन साइट, जिस जगह से इन्वेजन किया गया है उस साइट को भी आपको ऑब्जर्व करना है। सो और हाँ, जो पिन साइट है वहाँ से नॉर्मल थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है। इफ़ एनीथिंग इज ड्रिल्ड इनसाइड योर स्किन, सो ऑब्वियसली इट विल बी ब्लीडिंग अ बिट। तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग ठीक है, बट बहुत हैवी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए।
वहाँ पे कोई ब्लूइश कलरेशन नहीं होना चाहिए, कोई पस फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए. इफ दीज थिंग्स आर देयर देन इट मीन्स इट इज़ नॉट नॉर्मल एंड शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर. ओके, सो दीज थिंग्स शुड बी मॉनिटर्ड प्रॉपरली. देन अगर जो ब्लीडिंग है या फिर अगर जो पेशेंट का इफ़ जो वुंड है वो अगर वो मतलब इफ़ यू आर सीइंग दैट जो पेशेंट है उसको 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया है, उसको ब्लीडिंग भी हो रहा है, पेशेंट का अभी भी कंडीशन है, इट सीम्स क्रिटिकल आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द दिस थिंग ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेशन. 24 आवर्स के बाद भी पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल लग रही है अगर, तो इट हैज़ टू बी प्रॉपरली टेकन केयर. एंड antibiotics should be administered, analgesics can be administered as per the doctor's advice. That can be done. Okay, so this was about the care of the external fixation. Care of traction, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है care of traction. उसमें हमें क्या करना है, you have to see for the, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, राइट, उसमें वेट लगा हुआ है. So you have to assess for the skin breakdown, for pain, न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट करते रहना है. कॉन्स्टिपेशन के लिए भी देखना है. क्यों? क्योंकि आपने ये पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने पढ़ाया है जो बाल मूवमेंट है, बाल मूवमेंट विल बी गुड और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट विल बी गुड इफ़ द पेशेंट इज एक्टिव. एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा है या एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा उसका बाल मूवमेंट अच्छा होगा. बट हियर बिकॉज द पेशेंट इज ओवर द बेड एंड इज नॉट मूविंग, इज इमोबिलाइज्ड, सो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द पेशेंट्स एलिमिनेशन. ओके, इट विल ऑल्सो अफेक्ट पेशेंट्स एलिमिनेशन. सो उसके लिए हमें कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी हमें ध्यान में रखना है. पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन अगर लग रहा है सिम्टम्स, तो पेशेंट को स्टूल सॉफ्टनर्स दे सकते हैं. पेशेंट को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देना है रेगुलर बेसिस पे, सो दैट पेशेंट विल नॉट लैंड अप इनटू कॉन्स्टिपेशन. देन यू हैव टू ऑल्सो प्रोवाइड द बेड पैन टू द पेशेंट. पेशेंट को बेड पैन देना है, पेशेंट को यूरिनल देना है जब भी पेशेंट को चाहिए एलिमिनेशन के लिए. देन यू हैव टू ऑल्सो इंकरेज क्लाइंट्स एक्टिविटी. जितना एक्टिविटी वो ट्रैक्शन के बाद कर सकता है उतना एक्टिविटी ही कैन डू. लाइक अगर किसी के पैर में ट्रैक्शन लगा रखा है, पैर में थाई के नीचे से इफ द पेशेंट हैज सम ट्रैक्शन, सो बट पेशेंट कैन स्टिल सिट. सो पेशेंट को जितना एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जितना एक्टिविटी अलाउड है, पेशेंट को उतना एक्टिव रख सकते हैं. पेशेंट को बोलना है कि आप कभी कभी उठ के बैठ जाया करो. इफ द पेशेंट इज द डॉक्टर अलाउज द पेशेंट टू सिट, इन दैट केस वॉट एवर एक्टिविटीज अलाउड टू द पेशेंट, दोज एक्टिविटीज शुड बी इंकरेज्ड एंड शुड बी प्रमोटेड, सो दैट द पेशेंट विल नॉट बी कम्प्लीटली इमोबिलाइज्ड. सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया इमोबिलाइज्ड रहेगा, पेशेंट एंटायरली इमोबिलाइज्ड नहीं रहेगा. ओके, so yeah, with this particular chapter gets over here, and I hope everybody is clear with whatever I'm teaching, and you can keep writing your doubts. As I mention always, we can discuss it in the doubt session. So yeah, tomorrow we'll be taking some other topic, fresh topic. Okay, so notes I already have shared with you all till the last topic which I have taken, the care of the traction. Till the last word, all the notes are with you. So notes आपके पास हैं. जो notes आपको मैं यहाँ से देती हूँ slides, वो सारे notes सब लोग कॉपी में लिखते रहना. I will suddenly ask you to send me pictures of the written notes by you. Okay, so then it will be a problem for you. You will be sitting entire night and you will keep on writing the notes and all that. So avoid it. जो मैं notes आपको दे रही हूँ जो आपकी बुक में नहीं है, बहुत ज़्यादा notes हैं भी नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने कुछ आपको इतना भारी कंटेंट अभी तक दिया भी नहीं है. यू कैन कीप राइटिंग दीज थिंग्स वट एवर आई एम शेयरिंग यू इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स, बिकॉज द टॉपिक विच इज़ नॉट देयर इन योर बुक यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन फ्यूचर वेन एवर यू आर गोइंग टू अपीयर इन योर एग्जाम. सो फॉर दैट पर्पज इट इज़ वेरी हेल्पफुल, इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल to keep writing whatever topics I tell you that these are not in your book and I am sending you the slides. So please keep on writing it. Okay, do not just keep it in your phone, because if your phone gets damaged or if any XYZ thing happens with your phone, your notes are gone as well. उसके बाद हो गई आपकी पढ़ाई, ठीक है. फ़ोन को कुछ होगा, नोट्स भी गायब. तो you keep on writing these things. Okay, maybe I'll be asking you for the notes. अभी तक मैंने जो भी आपको स्लाइड्स दिए हैं उसके लिए मैं आपसे
मे बी दिस संडे आई विल बी आस्किंग यू फॉर नोट्स. ओके, अभी से बता दे रही हूँ ताकि अभी भी जिसने नहीं लिखना शुरू किया है वो अभी संडे तक का टाइम है, लिख लो. ओके, थैंक यू क्लास.